और एनवायरनमेंट चैप्टर क्लास 10th हम बात कर रहे थे कल जब क्लास हुआ था आवर एनवायरनमेंट का, तो मैंने आपको समझाया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। मैंने बताया इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेस है जिसके अंदर लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में इंटरेक्शन चल रहे होते हैं। लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में इंटरेक्शन चलती, कुछ लेन देन चलता रहता है। वो एरिया, वो जगह इकोसिस्टम कहलाता है। कल हमने बात किया इकोसिस्टम के टाइप का। तो इकोसिस्टम दो टाइप के थे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये भी मैन मेड और नेचुरल इकोसिस्टम में डिवाइड किया था। फिर हमने बात किया इकोसिस्टम के कंपोनेंट। आखिर एक इकोसिस्टम किस किस चीज से मिलके बनता है, तो यहाँ बायोटिक कंपोनेंट था और अबायोटिक कंपोनेंट था। बायोटिक कंपोनेंट में भी हमने तीन बांट दिया था। प्रोड्यूसर बनाए, हमने कंज्यूमर बनाए और हमने डिकम्पोजर बनाए। याद आ रहा है आपको? डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर में तो इकोसिस्टम के वो सभी लिविंग्स आएंगे जो खाना बनाते हैं इकोसिस्टम में, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो सनलाइट एनर्जी यूज करते हैं। इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ये होना ही चाहिए इकोसिस्टम में, नहीं तो इकोसिस्टम के बाकी के जो मेंबर हैं उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। कंज्यूमर होते हैं तो ये भी कई टाइप के होते हैं। खासतौर पे हम बात करते हैं कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स, हाँ, नाम सुना आपने? हर्बीवोर्स जो केवल प्लांट्स खाते हैं, शाकाहारी बोलते हैं इनको, हर्बीवोर्स। दूसरे कुछ ऐसे भी कंज्यूमर होते हैं जो कार्निवोर होते हैं। कार्निवोर जो दूसरे एनिमल को खा जाते हैं, मांसाहारी बोलते हैं, कार्निवोर। कुछ होते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो घास भी खा सकते हैं, प्लांट को भी खा सकते हैं और जो एनिमल को भी खा सकते हैं, वो ओमनीवोर होते हैं। और कुछ ऐसे भी कंज्यूमर हैं जो एज ए पैरासाइट के रूप में होते हैं। वो दूसरे लिविंग की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उसको खाते रहते हैं एज ए पैरासाइट। तो कंज्यूमर तो कई टाइप के हैं। और डिकम्पोजर क्या करते हैं? सभी लिविंग्स को या इनके वेस्टेज को वापस नेचर में मिक्स करने का काम करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। इसमें मैंने बताए थे आपको फंगस और मैंने बताए थे आपको बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपके डिकम्पोजर्स, इनकी बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग में हमने फिजिकल और कुछ केमिकल फैक्टर की बात की, तो ये क्लास थी कल की। आज हम बात करेंगे एक इकोसिस्टम में आखिर क्या क्या काम चलता है और वो काम कैसे चलता है। हम बात करेंगे इकोसिस्टम अगर फंक्शनल है, वर्किंग में है, तो उसमें एक एनर्जी का फ्लो देखने को मिलता है, वहाँ फूड का ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो ऐसे ही कुछ बेसिक कंसेप्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला मैं बात करूंगा फूड चेन। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? देखिए, इकोसिस्टम में एक्चुअली कोई भी फूड चेन इसलिए बन जाती है क्योंकि वहाँ एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। हर एक इकोसिस्टम में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, एक मान लीजिए इकोसिस्टम है, इसमें अगर एनर्जी आएगी तो वो सनलाइट से ही आएगी। सबसे पहली बात, सनलाइट से ही इसके सभी काम चलेंगे, पूरा एनर्जी सनलाइट का ही इस्तेमाल होगा। तो इस एनर्जी को इस्तेमाल करने का पावर केवल प्रोड्यूसर के पास है। ये मान लीजिए कोई एक प्लांट है और ये यहाँ पर इस सनलाइट को यूज करके फूड बनाता है। इसने क्या बना लिया? फूड बनाया। ये कौन हो गया? ये प्रोड्यूसर हो गया। अब इसने जो फूड बनाया, इस फूड को कोई खाएगा। सपोज वो जो भी खाएगा वो हर्बीवोर्स है। वो क्या है?
हर्बीवोर्स, जिसने प्लांट खाया। तो इसकी एनर्जी जो केमिकल के रूप में इसने इकट्ठा किया था उस एनर्जी को, वो एनर्जी अब इस प्लांट से इस हर्बीवोर्स को भी मिल गई। और हर्बीवोर्स को मान लीजिए किसी और एनिमल ने खा लिया, सपोज वो कार्निवोर है कोई, जिसने इसको खा लिया, तो इसकी बॉडी में जो एनर्जी आई वो एनर्जी यहां पर चली गई। तो एक एनर्जी लगातार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। और जब ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, या पेड़ मर जाएगा, या इनकी बॉडी से कुछ वेस्टेज निकलेगा, उसको हमारे डिकम्पोजर यूज करेंगे और उनको भी एनर्जी मिल जाएगी। तो ये एनर्जी लगातार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है एक इकोसिस्टम में। ये एक इकोसिस्टम था जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और ये सभी लिविंग्स आपस में इस फूड के कारण जुड़े हुए हैं। अगर इनमें ये प्लांट को हटा दो आप इस इकोसिस्टम से, तो ये लिविंग्स भी अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि इनको खाना नहीं मिलेगा। तो एक रिलेशन पाया जाता है इकोसिस्टम में सभी लिविंग्स के लिए। फूड के लिए वो रिलेशन बनाते हैं, एनर्जी के लिए वो रिलेशन बनाते हैं, तो उस रिलेशन को ही हम बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन को डिफाइन कैसे करें? फूड चेन का मतलब होता है एक ऐसा स्केच जिसमें यह बताया जाता है कि किसको कौन खा रहा है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें फूड चेन क्या है, फूड चेन इज ए स्केच डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन विच वी कैन एक्सप्लेन दैट who is eaten by whom, who is eaten by whom। अगर ये कोई समझाए, ये कोई एक स्केच अगर हमको बताए, तो ये जो स्केच बनेगा कि कौन किसे खा रहा है, इस स्केच को ही हम बोलते हैं फूड चेन। समझ में आया आपको? एनर्जी के लिए ही तो फूड लेते हैं, और फूड के लिए ही एक एनिमल दूसरे को खा रहा है। तो ये फूड ही सभी लिविंग्स को आपस में जोड़ के रखा है। ये सभी आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं एनर्जी के लिए। तो फूड चेन क्या है? फूड चेन इज ए semantic representation of living beings in which we can explain that who is eaten by whom, कौन किसे खा रहा है। इसका जो एक रिलेशन, एक चेन जो आप बनाते हैं, वो चेन आपके फूड चेन कहलाती है। तो एक इकोसिस्टम में ऐसी बहुत सारी फूड चेन दिखाई देती हैं हमको। सपोज इस प्लांट को इस हर्बीवोर्स की बजाय किसी दूसरे हर्बीवोर्स ने खाया हो, इस हर्बीवोर्स को किसी और कार्निवोर्स ने खाया हो, या इसको इसने खाया हो। तो बहुत सारी फूड चेन बहुत रैंडम एक इकोसिस्टम में देखने को मिलती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। मैंने एग्जांपल लिया कि सपोज ये एक ग्रास है, एक घास है, घास को सनलाइट से एनर्जी मिला। तो सनलाइट की एनर्जी किसके पास आ गई? घास के पास आ गई, ग्रास। इस ग्रास को मान लीजिए इंसेक्ट ने खाया, कुछ ना कुछ एनर्जी इस घास की इस इंसेक्ट में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। और इंसेक्ट को मान लीजिए फ्रॉग ने खाया, एक जनरल एग्जांपल है ये। इस इंसेक्ट को जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा इस फ्रॉग को पहुंच गया, और फ्रॉग को मान लीजिए किसी स्नेक ने काट लिया, मतलब खा लिया, इसको पूरा निगल गया, तो ये एनर्जी स्नेक के पास पहुंच गई। अगर इसकी भी हम बात करें, सपोज ये पिकॉक इसको खा गया, स्नेक को, तो ये एनर्जी यहां पहुंच गई। क्या पिकॉक को डायरेक्ट सनलाइट एनर्जी आया था? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये पिकॉक सनलाइट एनर्जी के ऊपर डिपेंड है? बिल्कुल, ये सनलाइट एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड है। हालांकि इसने डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो एनर्जी सनलाइट की ही ट्रांसफर होके यहां तक पहुंची। अब ये जो एक स्केच बना है, ये जो एक लाइन बना है कि कौन किसे खा रहा है, इस लाइन को ही हम बोलते हैं फूड चेन।
इस लाइन को क्या बोलते हैं? फूड चेन। और यहां पर हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल जो अपने आप में कुछ ना कुछ एनर्जी रखता है, इस फ्रॉग के पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी तभी तो स्नेक ने खाया। इस इंसेक्ट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी तभी तो फ्रॉग ने खाया। हर एक लेवल ये अपने आप में ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल का मतलब हो गया ईच स्टेप ऑफ फूड चेन, ईच स्टेप ऑफ फूड चेन विच हैव सम एनर्जी, विच हैव सम एनर्जी। इनके पास एनर्जी होना चाहिए, इनके पास एनर्जी होता है और अपने आप में ये ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं। हर स्टेप फूड चेन का एक ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। तो हम बात करते हैं तो ग्रास जो है ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सबसे पहला भोजन इसी के पास आया, इसने बनाया खुद। इंसेक्ट इस फूड चेन में सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे है। फ्रॉग आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे है। स्नेक आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे है और पिकॉक आपका फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे है। ये ट्रॉपिक लेवल क्या है? ट्रॉपिक लेवल को हिंदी में बोलेंगे पोषण स्तर। एक्चुअली सम न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का लेवल है, इसके पास न्यूट्रिशन है, इसका कुछ अलग लेवल है, लेकिन इसके पास भी न्यूट्रिशन है, इसके पास भी न्यूट्रिशन है, तभी तो कोई इसको खा रहा है। अगर इसके पास एनर्जी नहीं होती, इसके पास न्यूट्रिशन नहीं होता, तो कोई फिर इसको क्यों खाता? हर एक स्टेप फूड चेन का अपने आप में ट्रॉपिक लेवल कहलाता है, जिसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अगर हम इसको इकोसिस्टम के हिसाब से देखें तो ग्रास यहां पे प्रोड्यूसर कहलाएंगे। ग्रास क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि इन्होंने इकोसिस्टम में एनर्जी प्रोड्यूस किया ऑर्गेनिक फूड के रूप में। सनलाइट की एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाया प्रोड्यूसर ने। और ये बाकी के जितने भी हैं ये सब कहलाएंगे आपके कंज्यूमर। ये सब क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे। आप इनमें बता सकते हैं पहला कंज्यूमर कौन है? इंसेक्ट। इंसेक्ट इज द फर्स्ट कंज्यूमर, फ्रॉग इज द सेकंड कंज्यूमर, स्नेक इज द थर्ड कंज्यूमर एंड पिकॉक इज द फोर्थ कंज्यूमर। ध्यान देना, जब मैं कंज्यूमर शब्द यूज करूं तो ये अगर फर्स्ट कंज्यूमर है तो ये फूड चेन में सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, क्योंकि हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल तो प्रोड्यूसर ही होता है। हर फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर ही पाया जाएगा। ये कंज्यूमर और ट्रॉपिक लेवल में अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, ये सेकंड है तो ये थर्ड है, ये थर्ड है तो ये फोर्थ है, ऐसा चलता है। ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो एक फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इज ए स्केच ऑफ लिविंग बीइंग्स in which we can represent that who is eaten by whom, कौन किसे खा रहा है। अगर ये स्केच आप बनाएंगे तो वो एक फूड चेन बनेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या इकोसिस्टम में केवल एक ही फूड चेन चलती है या बहुत सारी फूड चेन चलती हैं? एक्चुअली इकोसिस्टम में तो बहुत सारी फूड चेन चलेंगी। इस ग्रास को कोई रैबिट भी तो खा सकता है, इस रैबिट को कोई मान लीजिए फॉक्स खा सकते हैं, फॉक्स को मान लीजिए टाइगर खा सकता है। तो ये फूड चेन जो ग्रास के पास एनर्जी थी वो इंसेक्ट की बजाय इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, और रैबिट को मान लीजिए सीधा स्नेक खा गया, तो ये रैबिट की एनर्जी जरूरी नहीं है कि फॉक्स के पास जाए, ये रैबिट की एनर्जी स्नेक के पास भी जा सकती है, वो पाइथन हो सकता है। और ये फ्रॉग जरूरी नहीं कि स्नेक खाए, फ्रॉग को मान लीजिए यहां पर ईगल था, एक पक्षी था, वो खा गया,
तो ये एनर्जी ग्रास से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग, फ्रॉग से ईगल में चली जाएगी। तो एक इकोसिस्टम में बहुत सारे लिविंग बीइंग्स रहते हैं एक साथ, और ये लिविंग्स, हर लिविंग के पास बहुत सारे ऑप्शन है फूड लेने के। ये फ्रॉग इस इंसेक्ट को भी खा सकता है, एक दूसरे इंसेक्ट को भी खा सकता है, एक पक्षी को भी खा सकता है। पक्षी को तो नहीं खाएगा फ्रॉग, गलत हो गया, किसी और दूसरी चीज को खाएगा। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर ईच इंडिविजुअल। अगर एक कोई नहीं मिल रहा तो वो दूसरे को खा लेगा, लेकिन उसको अपनी बॉडी के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो ये अगर हम इकोसिस्टम में बात करते हैं तो देयर इज ए नेटवर्क ऑफ इकोसिस्टम फाउंड इन द इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में कभी भी सिंगल फूड चेन नहीं होती, सिंगल फूड चेन कभी भी नहीं पाई जाती, बल्कि वहां तो पाया जाता है नेटवर्क ऑफ फूड चेन। और नेटवर्क ऑफ फूड चेन को हम बोलते हैं फूड वेव। उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेव। तो फूड वेव इज ए नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फूड चेन in which each individual have more than one option to get the food. That is the food wave. एक नेचर में, इकोसिस्टम में कभी भी एक फूड चेन सिंगल नहीं पाई जाती, बल्कि बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक नेटवर्क का डेवलपमेंट करती हैं, और उस नेटवर्क को हम फूड वेव बोलते हैं। क्लियर हो गया? फूड चेन क्या होता है और फूड वेव क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब मैं कुछ और बेसिक बातें आपको समझाऊं। मैं फिर से बात करूंगा, ये कोई प्लांट है, इस प्लांट को मान लीजिए किसी रैबिट ने यूज किया, रैबिट को मान लीजिए फॉक्स ने यूज किया, और फॉक्स को मान लीजिए टाइगर ने यूज किया। ठीक है, ये एक मैंने दूसरी फूड चेन बना दी। क्या आप यहां पे बताएंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन है? दैट इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। लेकिन कंज्यूमर की बात करते तो ये कंज्यूमर है, ये आपका फर्स्ट कंज्यूमर, ये आपका सेकंड कंज्यूमर, ये आपका थर्ड कंज्यूमर, और ये तो प्रोड्यूसर है, ये तो प्रोड्यूसर है। और सनलाइट की एनर्जी को केवल प्रोड्यूसर यूज करता है, केवल ग्रीन प्लांट यूज करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का जब ट्रांसफर होता है, भाई इसने जो एनर्जी जितना इकट्ठा किया, उस एनर्जी का केवल 10% ये अगले को ट्रांसफर कर पाएगा, बाकी 90% तो ये खुद खर्च कर देगा, और बहुत सारी एनर्जी इसकी लॉस्ट हो जाएगी। खुद रेस्पिरेशन करता है, ग्रोथ करता है, मेंटेनेंस रिपेयरिंग कर रहा है, खुद हर एक ट्रॉपिक लेवल अपनी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, एनर्जी तो वो खर्च, थोड़ा बहुत खुद खर्च भी तो करेगा। तो उस खर्च एनर्जी को हम रेस्पिरेशन कह सकते हैं, उसको हम आगे केवल 10% भेज पाएगा। अगर रैबिट को जितना एनर्जी है, अगर इसको फॉक्स खाएगा तो इस रैबिट की केवल 10% एनर्जी यहां पहुंच पाएगी। इस फॉक्स के पास जितनी एनर्जी है उसके केवल 10% अगले को ट्रांसफर हो पाएगी। तो यहां पर एक नियम काम करता है कि फूड चेन में जब भी एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर होता है, तो मैक्सिमम 10% एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम 10% एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। ये नियम हमको हमेशा देखने को मिलता है एक फूड चेन के अंदर। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं कि सपोज प्लांट के पास 1000 कैलोरी एनर्जी है, तो अगर इस पूरे प्लांट को ये रैबिट खाएगा तो इसको कितनी एनर्जी मिलेगी? इसको केवल इसकी 10% एनर्जी, केवल 100 कैलोरी मिल पाएगी।
और इस रैबिट को अगर ये फॉक्स खाया तो इस रैबिट को खाने से फॉक्स को कितनी एनर्जी मिलेगी? केवल इसका 10%, 10 कैलोरी एनर्जी ही इसको मिलेगी केवल। और इस टाइगर को इससे केवल 1 कैलोरी एनर्जी ही मिल पाएगी। क्या टाइगर केवल 1 कैलोरी से काम चला लेगा? नहीं, वो इसको भी खाएगा, वो कहीं और से भी खाएगा, वो कहीं और से भी खाएगा, वो कहीं और से भी खाएगा, तब तक खाएगा जितना एनर्जी उसको चाहिए। अब ये रैबिट ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही घास को खा गया, अरे वो दूसरी घास को भी खाएगा और घास को भी खाएगा, तो एनर्जी तो उसके पास बहुत सारी है। लेकिन इस प्लांट को स्पेशली अगर खाया तो केवल 100 कैलोरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस प्लांट के पास 1000 कैलोरी थी बस। ओनली 10% एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड एंड दैट इज द 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। क्या सनलाइट की एनर्जी का भी 10% ही प्लांट ने इस्तेमाल किया? नो। प्लांट की पत्तियों के ऊपर जितनी भी सनलाइट गिरती है उसका केवल 1% एनर्जी ही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। ओनली 1% एनर्जी कैन बी फिक्स्ड बाई फोटोसिंथेसिस। और इस 1% एनर्जी से ही पूरी दुनिया चल रही है। ध्यान देना आप, सनलाइट की एनर्जी का केवल 1% यूज करते हैं हमारे प्लांट, और जो जितना एनर्जी उन्होंने इकट्ठा किया उसका नेक्स्ट 10%, अगला फिर 10%, अगला फिर 10%, ऐसे ट्रांसफर फ्लो होता है। तो मैंने बहुत सारी बातें आपको इस फूड चेन और फूड वेब के द्वारा समझाई हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और स्पेशल बातों को, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन। ये 3 नंबर में आपसे सवाल पूछा जाता है, लगभग हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कई बार हम ये देखने को मिलता है फूड चेन में, हम बात करेंगे इसमें फूड चेन के लिए। फूड चेन में बायोमैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे किसी मान लीजिए ये एक तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है और इसमें एल्गी, ग्रीन एल्गी यहां डेवलप हो रही है। इस ग्रीन एल्गी को एक फिश ने खा लिया। मैं यहां पे एक फूड चेन बनाता हूं। सपोज फोटोसिंथेसिस करने वाला कौन है तालाब में? वो है आपके एल्गी, ALGAE। एल्गी को खाए मान लीजिए आपके जू प्लैंकटन ने, वो छोटे छोटे कीड़े जो एल्गी को खाते हैं उनको बोलते हैं जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन को खाते हैं स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खाती हैं लार्ज फिश या बिग फिश, जो भी आप लिखें। और इस लार्ज फिश को मान लीजिए खाता है वल्चर। इसको कौन खाता है? वल्चर, इस मछली को खाता है। तो आप देखेंगे कि एनर्जी का फ्लो जो चल रहा है वो एल्गी से चला, एल्गी से जू प्लैंकटन में जाएगी, जू प्लैंकटन से स्मॉल फिश में जाएगी, स्मॉल फिश से लार्ज फिश में जाएगी, फिर वल्चर में आएगी। वल्चर तो बहुत सारी फिश खा रहा है इसलिए उसको एनर्जी बहुत मिल जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, एक लार्ज फिश बहुत सारी स्मॉल फिश को खा जाता है तो वो अपना पूर्ति कर लेगा एनर्जी का, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम है यहां बायोमैग्निफिकेशन की। देखिए, इस पानी के अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल भी घुले हुए हो सकते हैं ड्यू टू द पॉल्यूशन। मान लीजिए किसान ने खेत में कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया था, कुछ इंसेक्टिसाइड, कुछ पेस्टिसाइड। ऐसा ही एक केमिकल था जो पहले चलता था, DDT। किसान अपनी फसल में कीड़ों को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए DDT का इस्तेमाल करता था। वो DDT पानी के साथ बहकर इस पानी में आ गया, थोड़ा बहुत। ऐसा थोड़ी है कि पूरा तालाब में DDT हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत कम मात्रा में वो DDT आया था। अब जब ये एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहे थे तो प्लांट एब्जॉर्ब, ये पानी का एब्जॉर्प्शन किया होगा वाटर का,
और उस पानी में घुलकर एल्गी की बॉडी में ये केमिकल पहुंच गया। इसका मतलब यहां डीडीटी मौजूद है एल्गी में, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में। मान लीजिए 0.01 ppm है, इतनी कम कंसंट्रेशन में वो एल्गी में है। लेकिन ये जू प्लैंकटन ऐसी कम से कम 15-20 एल्गी को खा जाता होगा एक बार में, तो इसका हर एल्गी को खाएगा तो ये केमिकल इसकी बॉडी में पहुंचेगा। इसमें ये मान लीजिए बढ़ते बढ़ते 1 ग्राम हो गया। मान लीजिए, मैं बता रहा हूं, उसने न जाने कितनी एल्गी खा गया, हर एल्गी में बहुत कम मात्रा में डीडीटी था, लेकिन इसकी बॉडी में तो अब काफी डीडीटी पहुंच गया। और ये डीडीटी इसकी बॉडी में पहुंचा, स्मॉल फिश ने तो ऐसे न जाने कितने जू प्लैंकटन खाए होंगे, इसकी बॉडी में तो वो और ज्यादा पहुंच जाएगा। इसकी बॉडी में ये डीडीटी और पहुंच गया, इसकी बॉडी में और ज्यादा पहुंच जाएगा, और ये ऐसी न जाने कितनी लार्ज फिश को खा रहा है, इसकी बॉडी में तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ टॉक्सिक केमिकल एक फूड चेन में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये केमिकल एक बार अगर लिविंग की बॉडी में चले गए तो ना तो लिविंग की बॉडी उनको डाइजेस्ट कर पा रही है, और ना ही उनको एक्सक्रिएट कर पा रही है, और ना ही उनको कोई दूसरे केमिकल में कन्वर्ट कर पा रही है, क्योंकि ऐसा कोई एंजाइम नहीं है उस लिविंग के पास। तो ऐसे केमिकल जिनको एक लिविंग सिस्टम ना तो कन्वर्ट कर पाता है, ना एक्सक्रिएट कर पाता है, ना डाइजेस्ट कर पाता है, तो उनकी बॉडी में वो केमिकल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल पे आगे बढ़ेंगे, उसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती चली जाती है, और इसी प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। आज जो हम वल्चर के विलुप्त होने की बात करते हैं, वल्चर विलुप्त हो रहे हैं, वो इसीलिए विलुप्त हुए क्योंकि डीडीटी इन वल्चर की बॉडी में बहुत ज्यादा पहुंच गई। एक्चुअली डीडीटी क्रॉप के ऊपर डाला था किसान ने, क्रॉप को किसी एनिमल ने खा लिया था, और एनिमल के मांस को वल्चर ने खाया। जब जानवर मर जाते हैं तो उनके मांस को वल्चर खाते थे पहले। तो इनकी बॉडी में जो डीडीटी पहुंचा एनिमल की बॉडी में, उस मांस में जो डीडीटी था, उस डीडीटी को वल्चर खाए, और ये डीडीटी वल्चर के अंदर जाकर उनकी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को उन्होंने प्रभावित कर दिया। ये बॉडी में कैल्शियम नहीं बना पा रहे, कैल्शियम नहीं बनाए तो इनके जो अंडे थे, उन अंडों के चारों तरफ कैल्शियम की लेयर बहुत पतली हो गई, और ये अंडे कमजोर हो गए, और जैसे ही ये वल्चर अंडे देते वो फूट जाते थे, ब्रेक हो जाते थे, और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई, और आज ये कंडीशन है कि वल्चर लगभग विलुप्त हो चुके हैं। हाँ, इनका एक्सटिंक्शन हो चुका है, लगभग बहुत कम बचे हैं। तो इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल एकदम बैन होना चाहिए। कोई भी ऐसे केमिकल जो बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं, उनका इस्तेमाल एकदम रोक देना चाहिए। आज हमने डीडीटी को बैन कर दिया, कोई भी कंपनी विश्व में अब इस डीडीटी को नहीं बनाती, किसान इसको इस्तेमाल नहीं करते, और इसकी जगह हमने अब दूसरे केमिकल निकाले जो बायोमैग्निफिकेशन नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बायोमैग्निफिकेशन। आपसे कैसे भी करके इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वल्चर कैसे विलुप्त हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये डिफाइन करके आपसे पूछा जा सकता है। एक फूड चेन में सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर एक टॉक्सिक केमिकल की कंसंट्रेशन का लगातार बढ़ते चले जाना बायोमैग्निफिकेशन कहलाएगा। समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे कुछ और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन की। ओजोन डिप्लीशन,
हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ओजोन गैस है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। वो ओजोन कैसे डिप्लीट हो रही है, ओजोन कैसे बनती है, ह्यूमन एक्टिविटी इसको कैसे डैमेज कर रहे हैं, यही तो हमारा चैप्टर था आवर एनवायरनमेंट। हम यही तो समझ रहे हैं। तो हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझेंगे, ओजोन डिप्लीशन। उसके लिए हमको नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगा उसका इंतजार करना है। ठीक है।